तो चलिए आज भारत के असम की एक यात्रा पर चलते हैं। यहाँ हम नृत्य के दो बिल्कुल अलग संसारों को जानेंगे। एक तरफ है बिहू, जो पूरी तरह से जमीन से जुड़ा है, सामुदायिक जश्न से भरपूर है। और दूसरी तरफ है सत्रिया, जो मठों में जन्मा, भक्ति और कहानियों में डूबा हुआ है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, इस सफर में हमारी गाइड कौन है? लंदन की एक युवा लड़की एंजेला। हम उसकी कहानी के जरिए ही समझेंगे कि ये प्राचीन नृत्य कलाएं आज भी कैसे इतनी जीवंत हैं और असम के लोगों के लिए इनके क्या मायने हैं। सोचिए, लंदन जैसा एक बड़ा शहर जहां एंजेला पली बड़ी। वो हमेशा दूर दराज की जगहों के सपने देखती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बहुत जल्द एक ऐसी संस्कृति में गोता लगाने वाली हैं जहां नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी और आध्यात्मिकता का एक अटूट हिस्सा है। तो ये यात्रा शुरू कैसे हुई? ये शुरू होती है एंजेला की माँ एलेसेंड्रा की वजह से, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। उन्हें एक मिशन मिला है, एक ग्रांट मिली है, असम की नृत्य परंपराओं के सार को कैमरे में कैद करना। और सच कहूं तो संस्कृति को सहेजने की यही कोशिश हमें आज इन कलाओं को इतनी गहराई से जानने का मौका दे रही है। और बस अचानक 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर उन्हें एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले आता है। ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं दिखा रहा है, ये एक सांस्कृतिक छलांग को दर्शा रहा है, एक ऐसे संसार में जहां नृत्य जमीन और लोगों की कहानियां सुनाता है। उड़ान के दौरान उसकी माँ ने उसे समझाया कि असम सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है। मतलब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ के चाय के बागान, यहाँ का वन्य जीवन, इन सब चीज़ों का अक्स यहाँ की संस्कृति और ख़ासकर यहाँ के नृत्य में झलकता है, जो हमारी आज की खोज का केंद्र है। और वो पहुँचते हैं अप्रैल में, जो कि एक बहुत ही खास समय है। ये सिर्फ वसंत की शुरुआत नहीं है, बल्कि असम के सबसे बड़े त्योहार रोंगाली बिहू का समय है। और यहीं से होती है उनकी पहली मुलाकात बिहू नृत्य की जबरदस्त ऊर्जा से। मलंग गांव में एंजेला का बिहू से पहला सामना हुआ। जरा इस तस्वीर को देखिए, तेजी से हिलते हाथ और कमर, ये रंग बिरंगे पारंपरिक पहनावे और ढोल पेपा जैसे वाद्यों की गूंज, ये सब मिलकर जश्न और जिंदगी का एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। यही हमें पता चलता है कि बिहू सिर्फ एक डांस नहीं है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये एक त्योहार है जिसकी जड़ें खेती किसानी के चक्र में बहुत गहरी हैं। ये समुदाय का अपनी जमीन से जुड़ाव, बीज बोने और फसल काटने का जश्न मनाने का एक तरीका है। असल में जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है और हर बार खेती के जीवन के एक जरूरी पड़ाव से जुड़ा है। अप्रैल में होता है बोहाग बिहू, जो नए साल और बीज बोने का जश्न है। फिर अक्टूबर में काती बिहू, जो थोड़ा गंभीर होता है, इसमें फसलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। और आखिर में जनवरी में माघ बिहू, जो फसल कटाई के बाद धन्यवाद और दावतों का त्योहार है। हर बिहू का अपने एक अलग ही मिजाज है। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पूरे गांव से घिरे हुए एंजेला को ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसा इस कोट में लिखा है, मानो वो समय में कहीं पीछे चली गई हो। और ये एहसास बिहू के सामुदायिक और सदियों पुराने स्वरूप से आता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी प्राकृतिक माहौल में चली आ रही है। तो बिहू के जमीनी और जश्न भरे माहौल से निकलकर अब ये सफ़र हमें शांति और भक्ति की दुनिया में ले जाता है। अब हम एक ऐसे नृत्य को जानेंगे जिसका मकसद और माहौल बिल्कुल अलग है। नाम है सत्रिया। उनका अगला पड़ाव है उत्तरी असम के सत्र, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये सिर्फ मठ नहीं है, ये वैष्णव धर्म और संस्कृति के जीवंत केंद्र हैं। और इन्हीं पवित्र दीवारों के बीच सत्रिया नृत्य का जन्म हुआ। यहाँ एंजेला युवा भिक्षुओं को, जिन्हें भोकोत कहा जाता है, नृत्य करते हुए देखती है। जरा उनकी एकाग्रता और उनके हर एक मूवमेंट की सटीकता पर ध्यान दीजिए। उनके लिए सत्रिया कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रार्थना का एक रूप है, कला के माध्यम से ईश्वर को एक भेंट। लेकिन सिर्फ पुरुषों को नृत्य करते देख एक दिलचस्प सवाल उठता है, जो हमें इस कला के विकास के केंद्र में ले जाता है। क्या सत्रिया हमेशा मठ की दीवारों और पुरुष कलाकारों तक ही सीमित था? और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
देखिए, सत्रिया की शुरुआत मठों के भीतर पुरुषों द्वारा की जाने वाली एक साधना के रूप में हुई थी, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में ये परंपरा खुली। भिक्षुओं ने महिलाओं को ये कला सिखाना शुरू किया, जिससे ये पवित्र कला सार्वजनिक मंचों पर आई और इसका अस्तित्व बचा रहा। बाद में एंजेला ने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जो सत्रिया की कहानी कहने की शक्ति को दर्शाता है। ये स्लाइड जय और विजय की कहानी के पड़ावों को दिखाती है। नर्तक अपने हाव भाव, अपनी मुद्राओं और शारीरिक गति से अहंकार, श्राप, दैवीय हस्तक्षेप और अंत में मोक्ष इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं। हर कदम, हर नज़र का एक गहरा मतलब होता है। बिहू की जमीनी खुशी और सत्रिया की भक्तिपूर्ण कहानी, इन दोनों का अनुभव करने के बाद एंजेला की यात्रा तो समाप्त हो रही थी, लेकिन असम की संस्कृति की विविधता और गहराई से मिले सबक की तो बस शुरुआत हुई थी। ये टेबल उन दो अलग अलग दुनियाओं को बिल्कुल साफ कर देती है जिन्हें उसने खोजा। जरा इन अंतरों पर नजर डालिए। बिहू की जड़ें लोक परंपरा और समुदाय में है जो खेती का जश्न मनाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्रिया मठों यानी सत्रों से निकला है और इसका विषय भक्ति और पौराणिक कथाएं हैं। शैली में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक पूरी तरह से ऊर्जा और उत्सव से भरा है, जबकि दूसरा संरक्षित, कथात्मक और गरिमापूर्ण है। लेकिन ये अनुभव सिर्फ असम में ही खत्म नहीं हुआ। लंदन वापस आकर एंजेला एक तरह से एक सांस्कृतिक पुल बन गई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वीडियो दिखाकर और अपनी यात्रा के बारे में बताकर वो सिर्फ एक सुंदर नृत्य नहीं दिखा रही थी, बल्कि एक पूरी संस्कृति की ऊर्जा और कहानी को साझा कर रही थी। और साझा करने के उसी पल में, जैसा कि ये कोट बताता है, एंजेला को अपनी माँ के काम की असली ताकत समझ में आई। किसी दूसरी संस्कृति की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने और उसे समझाने का गहरा संतोष। सच कहूं तो यही मकसद हमें भी इस तरह की कहानियां बताने के लिए प्रेरित करता है। एंजेला का सफ़र हमें दिखाता है कि किसी दूसरी संस्कृति को समझना सिर्फ चुपचाप उसे देखना नहीं है, ये हमें अपने नज़रिए पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। तो अंतिम सवाल ये है कि जब ये कहानियां साझा की जाती हैं तो इससे न सिर्फ सुनने वाला बल्कि वो संस्कृति भी कैसे समृद्ध होती है जिसे एक नए नज़रिए से देखा जाता है।